नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पढ़ाई से प्रतियोगिता तक के सफर में आज हम पीएमएसएसबी, एनएमएमएस, टेस्टा तथा इसी प्रकार की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गणित विषय में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उन टाइप के प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 11 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समवृत्ताकार बेलन से समान त्रिज्या का एक गोलार्ध काट लिया जाता है, तो शेष भाग का आयतन क्या होगा। अब देखिए बेलन इस प्रकार से आती है, आपको हमने यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया हुआ है। अब बात हो रही आयतन की। आयतन क्या होता है, यानी ये जो बेलन है इसके अंदर कितना हम पानी भर सकते हैं, है ना, उसका आयतन कहलाता है। सीधी सी बात यह है कि इसके अंदर कोई वस्तु कितनी समा सकती है ना, वह कहलाएगा आयतन। अब क्या बोला गया है कि इसकी जो त्रिज्या है, हम जानते हैं यह सेंटर से ये जो ये त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को हम आर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ऊंचाई यानी हाइट इसकी यहां से लगा करके यहां तक की जो ये लंबाई होती है इसको हम कहते हैं हाइट। क्या बोलेंगे, हाइट। इसको हम एज के द्वारा इंडिकेट करते हैं यहां से। क्लियर। चलिए अब ये हो गया, बेलन हो गया। अब क्या बोला है कि समान त्रिज्या का एक गोलार्ध काटा जाता है। गोलार्ध मतलब क्या होता है, गोला धन अर्ध, मतलब आधा गोला। अर्ध गोला नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया है गोलार्ध। इस शब्दों पे आपको विशेष ध्यान देना है। गोला कैसा होता है, जैसे आपने लड्डू खाया होगा, लड्डू एक गोले का उदाहरण है। गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है ना, ये गोला कहलाता है। तो अब गोले का आधा, अब गोले का आधा मतलब क्या होगा, देखिए ये पूरा जैसे होता है, ये गोला होता है, से जैसे गेंद होती है पूरा गोला होता है ना, पूरा ठोस होता है। अब आधा मतलब इसका आधा भाग, ये कहलाता है अर्धगोला यानी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया है कि नीचे से इस प्रकार से ये आधा भाग इसने काट लिया है। तो शेष भाग का आयतन कितना होगा हमें ज्ञात करना है। किसके क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेलन का जो आयतन है ना, वो निकालेंगे और उसमें से इस जो गोलार्ध का आयतन है वो क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना। और जो अर्ध गोला होता है, ये आधा गोला जो है इस प्रकार से जो बना हुआ है, ये आधा गोला है ना। ये जो आधा गोला होता है इसका आयतन निकालने सूत्र क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे कि ये काट लिया है, अब काट लिया है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ पाई जो है कॉमन है, इसको हमने कॉमन निकाले इस प्रकार से, और ये लिखा है आर स्क्वायर एच माइनस 2/3 आर क्यूब। ठीक है, अब चाहे तो आर क्यूब भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अभी हम पाई का मान नहीं रखते हैं। आर कितना है, आर यानी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, वर्ग है मतलब 6 गुणा 6 गुणा एच कितना है, एच यानी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर लिखा हमने, माइनस 2/3 इंटू आर क्यूब, आर घातांक 3 है, आर कितना है 6 सेंटीमीटर है, घातांक 3 है, यानी 6 को गुणा के रूप में हम 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, अब 3 से काटा, 3 दूनी 6। अब पाई का मान कितना होता है, 22/7। जब तक पाई का मान आपको न कहा जाए तब तक हमें 22/7 ही मान रखना होता है। ये इसका फिक्स मान होता है और दशमलव होता है 3.14। तो जैसी स्थिति होती है वहां पर उसके हिसाब से हम इसका मान रखते हैं। कई बार प्रश्न ऐसा आता है कि उत्तर में पाई लिखा रहता है, तो वहां पर हमें पाई का मान लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब हम गुणा करते हैं, 6 का 6 गुणा करते हैं 36, और 36 में 11 गुणा किया
तो ये आ जाता है 396 माइनस, अब गुणा करेंगे 6 का 6 में 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 100। क्लियर। अब क्या करेंगे, 396 में से 144 को हम माइनस करते हैं, कितना आता है, 6 में से 4 घटाया है तो 2, और 9 में से 4 घटाया है तो 5, 3 में से 1 घटाया तो 2, 252 आ गई, है ना। अब क्या करेंगे, 7 से इस संख्या को हम काट देंगे, है ना, कट रही है तो काट देंगे। 7 से काटा हमने, 7 किया 21, बचे 4, 7 6 42। अब क्या हो गया, 22 गुणित 36। अब गुणा कर देंगे, 36 दूनी 72 के 2, हासिल के कितना के 7, 36 दूनी 72 और 7 होता है 79, यानी 792 आ गया आपका घन सेंटीमीटर। क्या आ गया, घन सेंटीमीटर। अब देखिए इस घन सेंटीमीटर को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसकी घातांक 3 लगा करके, इसे पढ़ा जाएगा घन सेंटीमीटर। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हम देख रहे हैं उत्तर कहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गोलियां 44 सेंटीमीटर भुजा के एक कांच के घन से बनाई जा सकती है। पहले हम प्रश्न को समझेंगे। देखिए एक क्या है, घन है। अब घन कैसा होता है आपको मालूम ही कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है ना। और उसके अंदर हमें क्या करना है कि उस घन से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलियां बनानी है। गोलियां मीन्स, है ना, जो गोले का एक प्रतिरूप होती है, छोटा वो होती है, गोलियां होती है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वहां पर हमें आयतन का सूत्र लगाना होता है। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, आयतन का सूत्र लगाते हैं। तो गोलीय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम, घन का जो आयतन है ना, मैं यहाँ लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि घन का आयतन बटे, अब गोली मतलब कैसे होती है, गोले जैसे होती है, गोले का प्रतिरूप है, तो यहां पर आ जाएगा गोले का आयतन। ठीक है, अब घन के आयतन में गोले के आयतन का आप भाग लगा देंगे तो हमें मिल जाएगी गोलियों की संख्या, है ना। यहाँ लिख सकते हैं गोलियों की संख्या। परीक्षा में आपको लिखना नहीं है, इसे आपको समझाने के लिए बता रहा मैं, ताकि गोलियों की, अब घन का आयतन मतलब क्या होता है, भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, है ना। अब भुजा कितनी है, 44 सेंटीमीटर, 44 गुणित 44 गुणित 44। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गोले का आयतन। अब गोले का जो आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है 4/3 ना पाई आर क्यूब, इसका सूत्र होता है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसको हम आराम से जमा लेंगे, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन वो समझ में नहीं आता कि अब क्या है, 4/3, तो 4 यहाँ लिखा, कटे की राशि ऊपर चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पाई का मान होता है 22/7 गुणा 22, कटे वाला राशि ऊपर चली जाती है, ठीक है, गुणा आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 की घातांक 3, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये राशि डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। और परीक्षा में हमको यही लिखना है ताकि इसको हम आसानी से काट सकें और हमारा उत्तर ज्ञात कर सकें। तो देखिए बहुत सरल है। अब 22 से हमने काटा 44 को, 2 बार करता है, 2 से 2 कट गया। ठीक है, 4 से हमने काटा 44 को, 11 बार कटेगा। 2 से काटा इसको हमने, 22 बार कटेगा। 2 से काटा 11 बार कटेगा। ठीक है, अब क्या बचा, देखिए 11 गुणा 11 गुणा 7 या 21। ठीक है, हम जानते हैं कि 11 का वर्ग कितना होता है, 11 गुणित 11 मतलब 121 गुणित 121। अब 121 में हम 21 का जो गुणा करते हैं ये आता है 2541, यानी ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखना है
कि जिससे हमें कोई भी चीज बनाई जाती है ना, पहले हम लेंगे उसका आयतन, फिर जो हमको बनानी है ना, जिनकी संख्या में ज्ञात करनी है उसका आयतन नीचे लिख देंगे, और ये सूत्र याद रहेगा। तो अब ये यहाँ स्टेप से यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बस इतने में आपका काम हो जाएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3, 56 का वर्ग ऋण 54 का वर्ग का मान क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब क्या होता है कि यदि आपको इसका सरल तरीका याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, 56 में 56 का गुणा करेंगे, है ना, फिर 54 में 54 गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम इस सवाल को बहुत ही कम समय में हल करने वाले हैं, वो भी सेकंड में, है ना। देखिए अब इसको कैसे हल करना है फिर इसको हम समझ लेते हैं। अगर इसका उत्तर तो बहुत ही आसान है ना, इसका उत्तर आ जाएगा 220 डायरेक्ट। कैसे? देखिए बताओ आपको कि इसको हम कैसे कम समय में हल कर सकते हैं। यदि 56 का वर्ग ऋण 54 का वर्ग, ठीक है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये किस सर्वसंख्या द्वारा हल किया जा सकता है, यानी इसमें किस सर्वसंख्या का उपयोग करना है। तो हमें याद होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस, देखिए दोनों तुलना करेंगे तो समझ आएगा। अब इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है ए धन बी और ए ऋण गुणा ए ऋण बी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये इसे हमें कम समय ज्ञात करना है तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, है ना। कैसे? देखिए 56 और 54 दोनों को आप जोड़ देंगे, कितना आता है 10 की शून्य हासिल का है 110। अब क्या करेंगे, इसमें घटा दो इस प्रकार से, कितना आया 2 आया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, ये आ गया 220। क्लियर? तो ये सर्वसंख्या यदि आपको आती है तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट प्रश्न को हल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या है, इसका वर्ग निकालेंगे, इसका वर्ग निकालेंगे और फिर घटाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी, यानी 56 में हमने 54 को इस प्रकार से जोड़ दिया, फिर ए माइनस बी, ए यानी 56 होता है, बी यानी 54, इस प्रकार से दोनों को जोड़ा, कितना आया 110। इन दोनों बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का चिन्ह है, और 56 में से 54 घटाते हैं तो 2 आता है, 110 में 2 गुणा करने पर 220 आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए यहाँ पर 55 गुणा 55 ऋण 2 गुणा 25 गुणित 55 धन 25 गुणा 25 बटे 30 वर्ग। अब यहाँ पर भी हमें इस प्रश्न को सही और जल्दी हल करना है तो हमें सर्वसमीका का उपयोग करना होगा। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका उपयोग में लाई जाएगी उसको देखते हैं। देखिए 55 गुणा 55 यानी 2 बार गुणा हुआ है, हम यहाँ लिख सकते हैं 55 का वर्ग, ठीक है ना। ऋण 2 गुणा 25 गुणा 55 धन 25 गुणा 25 मतलब 25 का वर्ग, ठीक है। अब बटे तो 30 का वर्ग है ही, लेकिन इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से सर्वसंख्या लग रही है। तो देखिए ये क्या आ रहा है, ए वर्ग ऋण 2 गुणा ये ए 55 है, गुणा में 25 में 55 का गुणा करें या 55 में 25 का गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ये हो गया ए का मान कितना हो गया भैया, ये हो गया है 55, बी का मान कितना हो गया है 25, ये इसलिए अलग संख्या है। आप देख रहे हैं यहाँ बी का मान 25 है, ये हो गया 25 का वर्ग यानी बी का वर्ग। ए वर्ग ऋण 2ab धन बी वर्ग बराबर क्या होता है, ए ऋण बी का होल वर्ग, है ना। ये सर्वसमीका हमें याद होना चाहिए, है ना। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि ये याद है तो इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसको देखा, आप देखने से पता लगा कि ए का मान आ रहा है 55, ये लिखा हमने 55, ठीक है। ऋण बी का मान कितना है भैया 25 है, लिख दिया 25, ठीक है ना। और इसका हो गया वर्ग, ये हो गया क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। बटे कितना है 30 का वर्ग है, ठीक है। अब 55 में से 25 घटाते हैं, ये कितना आता है 30 का वर्ग बटे 30 का वर्ग, ये दोनों बढ़ गया, उत्तर कितना आ गया 1।
ऑप्शन नंबर डी हमारा से उत्तर हो जाएगा, है ना। तो ये यदि सरल समीकरण आपको आती है तो इसे हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अदरवाइज अब देखा कि 55 गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनका गुणा करेंगे, फिर इनको जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे, काफी समय लगेगा भैया। और इन परीक्षाओं में टाइम सेविंग महत्वपूर्ण होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 75 गुणित 75 धन 2 गुणा 75 गुणा 25 धन 25 गुणा 25 बटे 75 धन 25। देखिए प्रश्न कई रूपों में पूछा जा सकता है, इसका निरंतर अभ्यास करना जरूरी है। और ऐसे ही प्रश्न आपको और चाहिए तो हमने एनएमएस गणित के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रतियोगी गणित के नाम से। उसके अंदर आपको इन प्रश्नों को हल करने की बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं और गणित के प्रश्नों को कम समय में कैसे हल करें ये आप उन वीडियो से सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हमें सर्व समीकरण का उपयोग करना होगा, लेकिन कौन सी तो देखना होगा। देखिए 75 गुणित 75 इसको हम लिख सकते हैं 75 का वर्ग, ठीक है, धन 2 गुणा 75 गुणा 25 धन 25 गुणित 25 हम इसको लिख सकते हैं का वर्ग। अब देखिए हमने 75 को ए मान लिया है और 25 को बी मान लिया, ठीक है, यहाँ वर्ग आ गया, धन अब यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग आ ही जाएगा, धन 2 फिक्स है गुणा 75 1 और गुणा 25 क्या हो गया 25, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यदि यह है कि कौन सी सरल समीकरण का संक्षिप्त रूप है, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सरल समीकरण आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। तो देखिए अब इसी का हम करते हैं कि a प्लस बी, ए क्या माना हमने 75, ये लिख दिया, इतना आसान तरीका हो जाएगा। देखिए b यानी 25 लिखा हमने, इसका वर्ग हो गया, बटे क्या दिया हमें, बटे में दिया हुआ है 75 धन 25, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब आधार का 2 बार गुणा, 75 धन 25 इसको हम गुणा के रूप में 2 बार यहाँ पर लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन समझने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। अब 75 धन 25 से कोई जरूरत नहीं जोड़ने की, काट दो, अब जोड़ दो, 75 में 25 जोड़ते हैं तो उत्तर कितना आता है 100 आता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ भी कर सकते हैं, ये पता आपको है तो ये यहाँ से काट दो, फट से ये उत्तर आ गया, है ना। ये अभ्यास से होगा, बार बार प्रश्नों को करें सीखें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक माली अपने बाग में पौधों को इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या व प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ये होती है बराबर। ऐसा करने पर 50 पौधे बच जाते हैं। यदि उसके पास में कुल पौधे 3650 रहे हों तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे लगाए। प्रश्न को पढ़ने के पहले आप समझ लें कि प्रश्न किस टाइप का है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माली के पास में 3650 पौधे हैं। अब इसमें से क्या करता है, वो पौधों को इस प्रकार से लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या। कैसे, देखिए पंक्ति यानी ये लाइन जिसको कहते हैं, ये हमने देखिए लाइन इस प्रकार से पौधे लगाए हैं, ठीक है ना। अब एक पंक्ति में कितने हैं, 4 पौधे लगाए हैं मान लीजिए, तो इसमें 4 लाइन रहेगी, है ना, ये 4 लाइन रहेगी ये वाले इस टाइप की, ठीक है, ना ना ये यानी पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर रहती है। जिसे लिखा है पंक्तियों की संख्या व प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या बराबर रहती है, यानी कितनी पंक्ति है 1 2 3 और 4 और प्रत्येक पंक्ति में 4 पौधे हैं, इस प्रकार से। तो ऐसा जब करता है तो 50 पौधे बच जाते हैं। तो यह 50 वैसे हम सॉरी 50 पौधे हम क्या करेंगे ऐसा कर देंगे, तो
3600 पौधे हमने लगाए हैं, 3600। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो यहाँ पर हमें इस संख्या का निकालना होता है वर्गमूल, है ना। जितने उतने इस प्रकार शब्द आता है ना। प्रत्येक पंक्ति पंक्तियों संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों संख्या बराबर आती है। इसी प्रकार से सैनिक की टुकड़ी में कितनी पंक्ति आती है और प्रत्येक पंक्ति में कितने सैनिक खड़े हैं, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें इस संख्या का निकालना होता है वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालना आपको आता ही है और ये संख्या बहुत सरल है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। ठीक है, 36 का वर्गमूल होता है कितना, और डबल शून्य का वर्गमूल सिंगल शून्य, क्या रखना है, वर्ग में से होगा, वर्ग करते ना, शून्य का वर्ग निकालना हो तो एक शून्य है तो 2 कर दो, 2 शून्य है तो वर्ग में 4 शून्य आ जाएगी, वर्ग में इसका उल्टा हो जाता है ना। 2 शून्य है ना, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 शून्य, 4 शून्य है तो वर्गमूल में 2 शून्य। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल निकालने का जो है ना बिल्कुल त्वरित तरीका हमको याद होना चाहिए और सीखना चाहिए। इसके लिए क्या करें कि 1 से 30 तक के, है ना, 1 से 30 तक के आप क्या करें वर्ग अच्छे से याद कर लें। तो वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। उत्तर कितना गया, 60 आ गया। यानी उस माली ने 60 पंक्तियां लगाई 60 पंक्तियों में, है ना, प्रत्येक पंक्ति में 60 पौधे लगाए हैं, ठीक है ना। प्रत्येक पंक्ति में कितने लगाए हैं, प्रत्येक पंक्ति में 60 पौधे लगाए हैं, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या बराबर बराबर है, ठीक है ना। और जब इनकी संख्या निकालनी होगी कुल कितने पौधे हैं, इसका उल्टा हो सकता है ना, ठीक है, उड़ा देते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो में हमने जिन कंसेप्ट पर आधारित अभी प्रश्न हल किए हैं, उन कंसेप्ट आधारित प्रश्न में आपको दे रहा हूं अभ्यास के लिए 3 प्रश्न दिए हैं। इन 3 प्रश्नों को हल करें और इसका उत्तर क्या आता है यह कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हमें लगे कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।